ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच डॉक्टर बाल मुकुंद जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली के उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें बीच में आई और आप हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है, आपने काम किया इस दिशा में। आपका बोलना हमें भी एक नई दृष्टि देगा। और चूंकि बहुत सारे शोधार्थी और एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हमारे बीच में हैं, तकरीबन 125 लोग से ज्यादा हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं। आपको सुन करके उन्हें भी एक नई दृष्टि इतिहास को देखने और सुनने की मिलेगी। 50 लोग दरअसल यहाँ सामने ही बैठे हैं और उसमें जो जुड़े हैं वो तो हैं ही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आए और कृपया इस विषय पर अपने विचार रखें। आदरणीय बाल मुकुंद पांडे जी। धन्यवाद शिव शेखर शुक्ला जी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में, जिसका विषय भारतीय संस्कृति एवं संचार परंपरा की अध्यक्षता कर रहे श्री संतोष चौबे जी, कुल सचिव, कवि, कथाकार, विज्ञान कर्मी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, श्री अमिताभ सक्सेना जी, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश त्रिपेठिया जी, पद्म भूषण डॉक्टर केले जी, डॉक्टर संजय यादव जी, डॉक्टर साई माधवी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भरत सिंह जी, और जिनका व्याख्यान अभी सुनने को प्राप्त हुआ मुझे, ऐसे ICHR के उपनिदेशक डॉक्टर सौरभ कुमार मिश्र जी, धर्मपाल शोध संस्थान और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस आभासी संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्ष पर प्रधानमंत्री ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घोषणा की है। और इसके साथ ही सैकड़ों संस्थाएं जो पूरे देश में काम करती हैं, उनके माध्यम से अमृत महोत्सव और ऐसे अननोन पर्सनालिटीज जो जगह जगह इतिहास के पन्नों से बाहर रहे, उनको इतिहास के पन्नों में लाना, उनको डिस्कोर्स में लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, इसके लिए पूरे देश में लाखों की संख्या में ऐसे सोल्जर्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे स्थान जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, इसके अलावा वैचारिक विषयों का, सामाजिक विषयों का बहुत बड़ा समावेश इस अमृत महोत्सव के माध्यम से विद्वानों के बीच एक नए नैरेटिव के रूप में उसको स्थापित करना और डिस्कोर्स के माध्यम से इस पर बहस जारी रखना, वाद होना और वाद से तत्व का निकलना, उस तत्वों के माध्यम से आगामी वर्षों के लिए, भविष्य के लिए भारत को परम वैभव पर ले जाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए, भारत के अंदर स्वाभिमान जागृत करने के लिए एक स्वाभिमानी इतिहास और स्वाभिमानी साहित्यों की रचना, इस दृष्टि से यह अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में किया गया है। बड़ा सौभाग्य है कि आपने भारतीय संस्कृति और संचार को विषय लेकर आज का आभासी संगोष्ठी का विकास किया है। इसमें बड़े बड़े विद्वान, जिनको सुनना बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसे मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि संचार और संस्कृति ये भारत के दोनों अनुनाश्रित हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, यह विषय इतिहास संकलन योजना का एक बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण विषय है कि संचार के माध्यम से कैसे संस्कृति दुनिया में जाती है। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जब 1937 में केरल से चल रहे हैं और उनको नागपुर आना है,
तो एक परिवार में जो परिवार हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी नहीं जानता है, वो मलयालम है, उनके वहां जब ये होता है कि जाने वाले हैं, इनको चाय पिला दिया जाए, तो घर की माँ कहती है कि दूध की चाय नहीं पिलाई जाएगी, क्योंकि यात्रा पर दूध की चाय नहीं पिलाई जाती, और उनको दूध की जगह पर घी की चाय पिलाई जाती। तत्वपन ठेंगड़ी जी के माध्यम से 1995 उनके मुख से मैंने सुना था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो यात्रा पर दूध का सेवन नहीं करना, यह जो परंपरा है, यह संचार का ही परिणाम है। इसके लिए संचरण होना जरूरी था, वैचारिक संचरण, सूचनाओं का संचरण, सूचनाओं का प्रतिप्रेषण के माध्यम से संपूर्ण समाज को समृद्ध करना और संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे संस्कृति को देशव्यापी ही नहीं तो विश्वव्यापी बनाने में जो भूमिका का निर्वहन किया है, वह संचार के सारे साधन हमारे रहे। हमको लगता है कि जब से मनुष्यों में संवाद प्रारंभ हुआ होगा, तब से संचार है, और जब से मनुष्य मनुष्य का संवाद हुआ होगा, तब से संस्कृति भी है। इस तरह भारतीय संस्कृति के संचार का जो माध्यम प्रारंभिक है, वो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं। हम आंखों के इशारे से भी सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, हम हाथ के इशारे से भी सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, हम नाक से सूंघ करके भी, जिह्वा से चख करके भी, कान से सुन करके भी, और त्वचा से स्पर्श करके भी संचार का अनुभूति करते हैं और उसको एक दूसरे के प्रति संप्रेषित करते हैं। शायद यही है कि वह एको नदिया एक घाट बहुतेरे, एक ही है जो एकम शत विप्रा बहुधा बदंती, एक ही शब्द है जिसको अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। वही तत्व है जो संचार के माध्यम से हमारे संस्कृति का भारत के कोने कोने में, व्यक्ति व्यक्ति तक ही नहीं तो दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के सभी संस्कृति और सभ्यताओं में भारतीय संस्कृति का संचार परिलक्षित दिखाई देता है। जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है, तो भारतीय संस्कृति परंपराओं पर आधारित है। वह परंपरा जो सारी बुराइयों को, रूढ़ को दूर करके शेष बचती है, क्योंकि हमारी परंपराएं तो नित्य बनती और बिगड़ती हैं, युग के अनुसार हमारी परंपराएं बनती है, बिगड़ती हैं। जिसकी आवश्यकता जहां होती है, वहां वह परंपरा ऊपर आ जाती है, ये नीचे ऊपर चलती है। जैसे अच्छी परंपरा आएंगी ऊपर आ जाएगी और नीचे वाला परंपरा दब जाएगी। ऐसे संस्कृति जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करती है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, ये हमारी संस्कृति है। मातृवत परदारेषु परदेर्वेषु लोष्ठवत, यह हमारी संस्कृति को संप्रेषित करती है। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यह हमारे संस्कृति को संप्रेषित करती है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारे संस्कृति को बताती है क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या त्याज्य है और क्या त्याज्य नहीं है। ये हमारे संस्कृति हमको शिक्षित करती है, हमको दीक्षित करती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूरे देश में हम एक संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए, और इसीलिए इस राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट करता है वो भारतीय संस्कृति है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से हम उन्हें देखते हैं और समझते हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति के जो चार स्तंभ हैं वह हैं वेश, भूषा, भाषा और भारिया। हमारा वेश कैसा है, हमारा संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। एक मंदिर जाने वाला, पूजा करने के दृष्टि से जाने वाले का वेश एक क्लब में जाने वाले के वेश से अलग होगा। वही व्यक्ति जब क्लब जाएगा उसका वेश कुछ अलग होगा, वही व्यक्ति पिक्चर जाएगा उसका वेश कुछ अलग होगा, वही व्यक्ति शादी में जाएगा उसका वेश कुछ अलग होगा, वही व्यक्ति खेती करने जाएगा उसका वेश कुछ अलग होगा, वही व्यक्ति जब पूजा करने जाएगा उसका वेश कुछ अलग होगा। वो हमारा संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हमारा वेश केवल संस्कृति और संस्कृति का निर्माण हमारे वायुमंडल पर भी होता है, हमारी सभ्यताओं पर होता है, और सभ्यता आवश्यकता की जननी रहती है।
आवश्यकता के अनुसार सभ्यताओं का निर्माण होता है और बदलती और बनती रहती है। दक्षिण के मंदिरों में चाहे भले जाड़ा पड़े, लेकिन वहां के पुजारी केवल एक अगोछा लपेट करके या गीली धोती पहनकर ये मंदिर में जाता है। लेकिन गंगोत्री और जमुनोत्री का पुजारी चाहे गर्मी पड़ रही हो तो भी वो पूरे शरीर को कंबल से और ऊनी वस्त्रों से बांध करके जाता है। हमारा पंजाब के मंदिरों में या गुरुद्वारों में जाने के लिए सर ढकना बहुत ही जरूरी है, लेकिन दक्षिण के मंदिरों में जाने के लिए कमर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से वहां के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे इन्वायरमेंट को भी बताती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वेश हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है और शायद यही कारण है कि कौंडिन्य नामक युवक शोमा नामक युवती को जाकर वियतनाम में वस्त्र पहनना सिखाता है और वस्त्र का वहां प्रभाव इतना होता है कि भारत अपने कपास और सूत को निर्यात करके और रेशम को निर्यात करके समृद्ध देश और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होता है। तो हमारा संस्कृति का संचार किस प्रकार वेश के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दुर्भाग्य है कि लंदन के बंदर के करके नकल अकल बेचकर हमने खरीदी शकल। फिल्मों ने, टीवी ने और अंग्रेजों के वो नकल ने जून के महीने में भी जब लड़का शादी करने जाता है आजकल तो सूट पहन कर जाता है और टाई लगाकर जाता है। वो राजस्थान में भी जाता है, अलवर में भी जाता है और बीकानेर में भी जाता है, पसीने से भीगा रहता है। लेकिन शाली ने कहा है या फिल्म में देखा है कि सूट पहनना और टाई पहन कर जाना शादी की जरूरी है। तो हमारे अपसंस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे सूचना माध्यमों के माध्यम से संस्कृति का विस्तार जो हुआ है उसके साथ अपसंस्कृति भी संप्रेषित हुई है और आई है हमारे वहां। इसलिए सावधानी की आवश्यकता हमारे सूचना तंत्र को भी होनी चाहिए। वेश के साथ भूषा है, खान पान हमारा है, दूसरा जो आयाम है हमारा संस्कृति का। हम खान पान अपने मित भुक, हित भुक और ऋत भुक के अनुसार करते हैं। हम कम खाएं, मित भुक, ऋत भुक, और ऐसा खाएं जो युगानुकूल और समयानुकूल हो। आजकल दिल्ली में हम देखते हैं कि 12 महीने सारे फल मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर संचार माध्यम और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने के कारण से जो गर्मी में दक्षिण पैदा होता है वो जाड़े में दिल्ली में आगे दिखता है। तो निश्चित रूप से हानिकारक है, क्योंकि ऋतु ऋतु के अनुसार ही प्रकृति ऋतु के अनुसार सारे उपादान हमारे सामने लाकर रखती है और उसके कारण से ऋतु के अनुसार हमारा भोजन होता है। डॉक्टर कहता है कि डिब्बा बंद नहीं खाना है। बार बार बातें आ रही हैं, डिब्बा बंद से बच्चों का ग्रोथ कम हो रहा है, मानसिक विकास कम हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, गैस्ट्रोक पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन हम डिब्बा बंद खाने के लिए आतुर हैं। इसलिए हमारी संस्कृति इस बात को कहती है, उसमें कहीं ना कहीं ये संचार माध्यम, ये विज्ञापन और यह टीवी और वीडियो, रेडियो और हमारे सोशल मीडिया इसके जिम्मेवार हैं। ये प्रोटीन बढ़ाने के लिए, लंबे होने के लिए, चौड़े होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए डिब्बाबंद खानों का और ऋतुभुक न होकर के वह ऋतु के प्रतिकूल भोजन करना, यह एक नुकसान का कारण है। तीसरा हितभुक है, जो हितकारी है वही भोजन करना। मिल गया इसलिए खाना, अच्छा लगता है इसलिए खाना। तो हमारे वहां हमारी संस्कृति में यह कहा गया है कि कभी भी स्वाद के वशीभूत होकर भोजन नहीं करना, हमेशा शरीर के अनुकूल भोजन करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से वेशभूषा। उसी प्रकार तीसरी बात जो है वह भाषा। भाषा एक ऐसी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है हमारी। ये भाषा केवल संप्रेषित ज्ञान का ही नहीं करती, केवल सूचनाओं का ही संप्रेषण नहीं करती, तो भाषा संस्कृति का भी संप्रेषण करती है। कबीरदास कहते हैं अपने बेटे कमाल से कि जाओ माताओं से आटा मांग लाओ। कमाल को लगता है कि जब माताएं हैं तो पिता की पत्नी भी हो सकती है, और जा कहता है मेरे पिता की पत्नी को आटा दो, और उसकी पिटाई हो जाती है। तो कैसे संस्कृति को रिप्रेजेंट करना भाषा के माध्यम से, हर चीज में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना। महात्मा गांधी जी ने कलकत्ते में कहा था कि आप भी अगर जो भाषा जानते हैं या जो भाषा हम जानते हैं, वो दोनों भाषाओं में बात करके दूसरे समझ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आप परकीय भाषा या विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह एक तरह से वह देशद्रोह है। और इसीलिए शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने पहले वीसी के दीक्षांत भाषण को
बांग्ला भाषा में दिया। तो भाषा के माध्यम से और भाषा के समृद्धि के माध्यम से संचार माध्यमों में देख रहा हूं, प्रिंट मीडिया में, कि बड़े पैमाने पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाषाओं का अपभ्रंश पैदा किया जा रहा है, भाषाओं को मृत किया जा रहा है, भाषाओं में भेद पैदा किए जा रहे हैं, अन्य शब्दों का संप्रेषण। तो हिंदी बहुत समृद्ध है और हिंदी तो सबको ले लेती है, लेकिन अन्य भाषाओं में उसको जोड़ने से हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लक्षित होती है। आवश्यकता है कि हम भाषा के माध्यम से, उसी प्रकार से भार्या हमारी पूज्या है, यत नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तदेव। ईश्वर के सामने भी हम इस माँ को प्रथम स्थान देते हैं। माँ का जो कंट्रीब्यूशन है, सृजक को भी सृजन करने वाली माँ है। ऐसे माँ को आज हम बाजार में खड़ा कर दिए हैं संचार माध्यमों के माध्यम से। जब भी हम कोई इंटरनेट खोलते हैं, कोई फेसबुक खोलते हैं, तो कोई इस प्रकार की एक महिला खड़ी होती है, एक वो चित्र खड़ा होता है, जिसके अंदर से मातृत्व तो नहीं झलकता, उसके अंदर से वासनाएं झलकती रहती है। इसलिए चारों जो स्तंभ है उस पर आघात परकियों का हुआ है, वैदेशिक वातावरण का हुआ है, और उसमें बड़े पैमाने पर संचार माध्यम के से प्रार्थना होती है कि वह किस प्रकार से इन विविधताओं को दूर करने में इस देश को, देश के संस्कृति को, इस धर्म को, धर्माधीश समाज को और राष्ट्र को कैसे वो समृद्ध कर सके, उसका दायित्व क्या हो सकता है। ऐसे तो जो संचार का इतिहास है, वो जैसे मैंने बताया कि प्रारंभिक काल से, जब से जीव में, मनुष्यों में एक दूसरे को समझने और जानने का प्रयास किया होगा, तब से चल रहा है और उसका प्रयोग आज भी है। जब वनवासी क्षेत्रों में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि वहां मोबाइल तो है नहीं, था नहीं, है भी तो टावर नहीं है। तो प्राचीन काल में उनके टीले पर चढ़ करके हाथ ऊपर करके एंटीना बना करके आवाज लगाते थे विशेष रूप से, और उस आवाज से 20 किलोमीटर के अंतर्गत के सारे वनवासी परिवार उस आवाज को समझ करके सावधान हो जाते थे कि कोई जानवर आ गया है, कोई खतरनाक जानवर आ गया है, या कोई आपदा आने वाली है, या कोई समस्या आने वाली है। एक संचार का वही माध्यम था जो आवाज लगा करते थे। जो प्राचीन काल में हम देखते हैं संचार का माध्यम, तो घोड़े थे हमारे पास, धावक थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत तक पहुंचाना है कैकेय देश में, और उनके डेड बॉडी रखी गई है, तो वो महीनों लग जाता अगर कोई पैदल जाता था। लेकिन धावक थे, घोड़े थे, उसमें संचार माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उसके माध्यम से हम संचार का काम करते थे। बाद में जब सत्ताएं आई, राजा आए, तो संचार के लिए हजरत प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अखबार का काम है जनता की चिट्ठी राजा के नाम, और राजा की चिट्ठी जनता के नाम, इतना ही ड्यूटी हमारी थी। इस सरकार के दिए हुए साधनों को, उनकी सुविधाओं को, उनके आदेशों को जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, और जनता के आग्रह को, जनता के निवेदन प्रतिवेदन को कैसे राजा तक पहुंचाया जाए, ये चिट्ठी के माध्यम से, जिसका विस्तार बाद में अखबार ने लिया। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया इस पर अपना काम कर रही है, लेकिन प्रारंभ में चिट्ठियों का बड़ा महत्व, प्रतीक चिन्हों का बड़ा महत्व। चूड़ा मणि उतार के माता सीता देती हैं और राम के सारे कहानी को समझ जाते हैं। राम जी अपने अंगूठी उतार कर देते हैं और सीता उनकी सारी बातों को समझ जाती हैं। दुष्यंत के अंगूठी के माध्यम से शकुंतला का सर्वदूर परिचय होता है। तो प्रतीक चिन्हों के माध्यम से संचार, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संचार, सूचनाओं के माध्यम से संचार, भाषाओं के माध्यम से संचार, और बाद में अगर बास में खड़े हैं तो इंद्रियों के माध्यम से संचार, तिरछी आंखों से संचार, सीधी आंखों से संचार, आंख निकाल करके बातों को समझाना, अपनी बातों को कहकर समझाना, इशारों से समझाना, उंगली और हाथों के इशारों से समझाना और बताना, ये संचार के माध्यम हमारे थे। आज संचार के माध्यम का राष्ट्रीय दायित्व है। इसलिए भारतीय संचार माध्यम भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होते हुए भी उसके संस्कृति से कहीं ना कहीं अपने को दूर कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है, और इस विषय पर आज का ये वेबिनार, जो आजादी के 75 वर्ष में हमको अध्ययन और अनुशीलन करने की आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के समृद्ध में जिस प्रकार माध्यमों का हस्त हाथ ताज, विश्व में हमने भारतीय संस्कृति का संचार किया,
वह संचार माध्यम आज भारतीय संस्कृति को अपसंस्कृति परोसने में कितना अग्रसर है और उस पर क्या विचार किए जा सकते हैं। आशा है कि हमारे जितने विद्वान बैठे हुए हैं उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा किया जाए कि संचार की ड्यूटी क्या है, संचार का राष्ट्रीय दायित्व क्या है, संचार का सामाजिक दायित्व क्या है, और संचारों के माध्यम से जिस प्रकार हम भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रतिस्थापित करने का कार्य हमने किया था, जिस संचार माध्यम के माध्यम से भारतीय संस्कृति से हमने देश को संचालित किया था, वह भारतीय संस्कृति को संचालित करने में उसके शुद्ध और परिशुद्ध रूप को कैसे सामने ला करके संचार को व्यवसाय न बना करके, हम पुराने जब संचार के माध्यमों और पत्रकारों को देखते हैं तो उनकी पहचान ही अभाव था। आज संचार माध्यम पराभव का कारण बन गया है, पराभव का पहचान बन गया है, और इसलिए उस परम वैभव और जो वैभव संपन्नता हमारे संचार माध्यमों के माध्यम से हो रही है, वो कोई बुरी नहीं है, होना ही चाहिए जीवन के लिए। लेकिन वह तत्व जो है जिसके लिए संचार माध्यमों की ड्यूटी थी, उस तत्व को निभाने में संचार माध्यम कितने सक्षम होते हैं। मैंने कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन आपने निर्देश किया तो मैं आपको दो शब्द अपना आपके सामने रखा। इस विषय के चयन के लिए विश्वविद्यालय को और संस्थान को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संचार के सारे माध्यमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संचार आज भी व्यक्ति व्यक्ति में शुद्ध रूप में एक संक्रांति के रूप में, क्रांति के रूप में नहीं, संक्रांति के रूप में देश में आए, और जिसके कारण से भारतीय संस्कृति की समृद्धि पुनः आने वाले पीढ़ी के मन में हृदयंगम हो। लंदन के बंदरों को नकल करके हमने जो अकल बेचकर शकल कर दी है, उससे अलग हट करके हम अपने को पहचाने और संचार माध्यम उसमें सहयोगी बन सकेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बालमुकुंद जी। आपने कहा कि मैंने कुछ लिखा नहीं, दरअसल आपका अनुभव और ज्ञान इतना है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा समृद्ध करता है और कुछ नए ढंग से सोचने की बात करता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति की कल्पना बिना रामायण और महाभारत के नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा अगर भारत देश को, भारतीय संस्कृति को किसी ने प्रभावित किया है तो इन दो ग्रंथों ने। और हम सब जानते हैं कि दरअसल रामायण और महाभारत अंधेपन के से उपजी हुई त्रासदी है। ये दोनों, रामायण और महाभारत के मूल में अंधापन है। अब उस अंधेपन की व्याख्या आप कैसे करते हैं, क्या देखते हैं? और दरअसल हुआ ये कि जिस संचार की बात अभी आप कर रहे थे कि हनुमान जी गए, चिन्ह दिए और सीता जी ने कुछ दिया, दरअसल ये जो पारंपरिक आपकी संचार पद्धति है, संचार प्रक्रिया है, जिसे कि एक पूरे डिस्कोर्स और सोची समझी रणनीति के तहत संचार माना ही नहीं जा रहा था। जैसे वो कहेंगे कि नारद मुनि मिथक हैं, लेकिन अब जो उनकी संचार प्रक्रिया उसका क्या करें, तो उसे लिटरेचर के दायरे में ला के कहेंगे कि ये सिर्फ लिटरेचर है। और जब हम इतिहास पर बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, महाभारत में एक श्लोक आता है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिना, इतिहास मोह का आवरण तो नष्ट ही करता है। और आपने कहा भारतीय संस्कृति की जो सबसे अच्छी बात है वो भी महाभारत के इसी श्लोक में है कि अर्धम भार्या ही मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यता। माने पत्नी ही जो है वो चारों उसके मूल में है, अर्थ धर्म काम मोक्ष के। भार्या मूलम तरिष्यता यानी कि वो मोक्ष के मूल में भी है। संस्कृति का संचार हमेशा कभी एक स्तर पे नहीं होता, वो बहुस्तरीय होता है। हम लोग ये किताबें पढ़ के जान रहे हैं, लेकिन जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे में अपने ही परिवार के आदरणीय डॉक्टर अमिताभ सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस विषय पर अपनी बात कहें। अमिताभ सक्सेना जी। धन्यवाद अरुणेश जी। मुझे एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि मैं अरुणेश जी को अब तक बहुत सारी साहित्यिक गोष्ठियों में सुनता आया, लेकिन उनका जो ये विषय है, जिस विषय पे उन्होंने इतनी गंभीरता से बात रखी, बहुत सुंदर। आप सबको नमस्कार। बहुत सारे यहाँ पे संकाय अध्यक्ष हम लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं
उन सबको नमस्कार। मैं विशेष रूप से हमारे एक मित्र राहुल भैया यहाँ बैठे हुए हैं, राहुल सिंह परिहार जी, जो कि आज भाई साहब के संजय बन के यहाँ आए हैं, तो राहुल जी का मैं स्वागत करता हूँ। एक नाम मैं और लेता हूँ जो किसी भी संवाद गोष्ठी में आना अनिवार्य होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए है, वो विनय जी का नाम है। विनय उपाध्याय जी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। आप सबको नमस्कार, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत सारी बात रामायण की भी हुई, महाभारत की भी हुई। भारत की जो संस्कृति है वो सेवा की संस्कृति है, सहयोग की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है। आप इसको स्वीकार करते हैं? रामायण का पूरे जो भी हमारा इतिहास ग्रंथ है, जिसको कि आप किसी भी मीडिया से या किसी भी तरीके से सो कॉल बड़े एयरपोर्ट पे बिकने वाली मोटी 800 रुपए वाली किताब लिखने वालों से आप माइथोलॉजी शब्द में सुनते हैं, क्योंकि वो फैशन है, मुझे दिखाना है एयरपोर्ट पे मैं इंग्लिश की किताब खरीदता हूं और रखता हूं अपने बगल में, वो लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है, बाकी नहीं। हमारा पूरे राष्ट्र का अगर नेतृत्व कोई पुरुष करता है तो आप लोग सब स्वीकारेंगे कि राजा राम करते हैं करते हैं भाइयों। इसलिए मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से अब ये सेंटेंस बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी मतलब आज की मुख्य अतिथि, तो मुझे राम जी की शरण में जाना चाहिए। यहां पे तो राम जी की शरण का कोई व्यक्ति नहीं बैठा। भारत की संस्कृति भरत की शरण में है। आदरणीय भरत शरण सिंह जी आज हमारे साथ बैठे हैं, वो आयोग के अध्यक्ष हैं लेकिन भरत की शरण में हैं। अगर मैं आप में से किसी से कहूं कि राजा भरत के ऊपर 5 मिनट बोलिए, कौन हाथ उठाएगा? भारत की संस्कृति राजा भरत पूरी तरीके से दिखाते है ना। उनकी पत्नी ने जो भी समर्पण दिखाया, उनने जो समर्पण दिखाया, तो आदरणीय अध्यक्ष जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका मैं स्वागत करते हुए, ऑनलाइन जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, समय की मर्यादा है मेरे सामने बहुत जोर से, इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी चीजें कहूंगा। भारत की संस्कृति धार्मिक नहीं है। ये धर्म जो है ना वो एक राजनीतिक व्याख्या है। बहुत सारे शब्द सर ने कहे इसको समझना, मैं इसके लिए नैरेटिव ड्राइव शब्द यूज करूंगा। एक्चुअली आप लोग जो इस वक्त जी रहे हो या पढ़ रहे हो, वो हेडलाइन मैनेजमेंट में जी रहे हो, पढ़ रहे हो। ये सब कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट का दौर है। एक प्रमुख समाचार पत्र कभी भी आपको भ्रमित करने के लिए कोई भी हेडलाइन थ्रो कर देता है, आप उसके भ्रम जाल में फंसे रहते हैं। भारत की संस्कृति धार्मिक नहीं है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक है। हम अध्यात्म को जीते हैं। अब धर्म और अध्यात्म में जो अंतर है वो आप समझने का कोशिश करिएगा। कभी भी राजनीति का धर्म होता है, धर्म की राजनीति नहीं होती। इसी तरीके से संस्कृति धार्मिक नहीं हो सकती, आध्यात्मिक होती है। अगर आप लोग ये देखेंगे, संस्कृति जो है ना वो धर्म अगर एक वस्तु है तो संस्कृति धर्म की रहल है। रहल शब्द आपने सुना होगा, सर आ गए हैं उस दरमियान। रहल मतलब वो त्रिपदी होता है जिसपे रामायण रखते हैं आप लोग, उसको रहल बोलते हैं, त्रिपदी। अगर संस्कृति धर्म की रहल है तो अगर संस्कृति टूट जाएगी तो धर्म का क्या होगा? उसका गिरना तय है। इसलिए हमारे राष्ट्र की संस्कृति आध्यात्मिकता है। इसलिए आप धार्मिक मत बनिए, आध्यात्मिक बनिए, क्योंकि धार्मिकता आपको कहीं ले जाती है, आध्यात्मिकता आपको सहेज के रखती है। आप लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण का राजपथ निर्मित करता है। आप लोगों के पास में वो अधिकार है, वो हथियार है जो कि राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाता है। हमारी जो संस्कृति है या जो आध्यात्मिकता है वो एक सामान्य रूप से प्रकृति के साथ सहजीवन में है। हम लोग बहुत यानी मॉडर्न हो गए, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए। मैं तो यहां तक भी कहूंगा आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में एक झाड़ू पे बैठे बच्चे के ऊपर पूरा अध्याय लेने के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछा जाता है। उससे हमें क्या मॉरल मिलेगा? उसके ऊपर आपने किताबें बना दी,
कुछ भी करना, उससे कोई मॉरल नहीं मिलेगा। हमारे पास मॉरल के लिए बहुत सारे अधिकार हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हम प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं। हमारे यहाँ पे भरत जी इस बात को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि हर चीज पूजी जाती है। आप नदियों की पूजा करते हैं, आप किसी भी जानवर की पूजा करते हैं, किसी भी पेड़ की पूजा करते हैं। आदिवासी समाज के हमारे भाई किसी पेड़ को काटने से पहले उससे क्षमा मांगते हैं। ये आपकी संस्कृति है। आपको जो भाई साहब ने कहा ना कि जो मुझसे पहले वक्त आते हैं कि हम लोगों ने, मीडिया ने, ये सब हम लोग उसको जीना पसंद करते हैं क्योंकि वो मिलता है। ये हमारे साथियों को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो ज्ञान आप लोगों ने सत्र रखे हैं वो बहुत बड़ा विषय रखा है भैया। अगर आदरणीय मुख्य अतिथि जी इस विषय पे बोले तो लगभग 2 दिन बोल सकते हैं, इतना अधिकार है उस विषय पे उनका। आज मैं आपके सामने बहुत सारा स्किप करता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों को देखा है, उसमें से एक परिस्थिति में आपको जहां जकड़ा हुआ है वो प्रस्तुत करता हूं। आपने एक बहुत बड़े से हाथी को एक लोहे की जंजीर से खूंटे से बंधा हुआ देखा है? क्या वो जंजीर उस हाथी को रोक सकती है? लेकिन बचपन में जब हाथी का बच्चा था ना, उसको एक पतली सी चीज से उस खूंटे से बांध दिया गया था, तो उसको तब वो कूदता था, उछलता था, उसको तोड़ने का प्रयास करता था, वो नहीं तोड़ पाया। तो ये जो बंधन है ना, वो भौतिक बंधन नहीं है, ये मानसिक बंधन है। हमें इन जंजीरों से जो ये प्रयास कर रहे हैं उससे हमारे को ये मदद मिलेगी कि आप मानसिक बंधन को तोड़ के बाहर आ जाओ। जिस दिन हाथी उस बंधन को स्वीकार कर लेता है, उस दिन वो रस्सी और खूंटा ये मान लेता है कि ये हाथी नहीं गधा है, तब फिर वो कभी नहीं तोड़ पाता उसको। इसलिए बंधन में रहना बाध्य होना नहीं है। अगर आपने इस सब को सुना है, और सीता जी के बारे में भी बात आएगी, अशोक वाटिका के भी बारे में आएगी, वो तो बहुत बड़े बंधन में थी लेकिन कभी बाध्य नहीं रही। इसलिए हम लोगों को कोई बाध्यता नहीं है कि जो हमारी सत्यता है उसे स्वीकारें। सबसे आखिरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है 2007 का, उसको पढ़िएगा, जिसमें कि एक जज ने, माननीय न्यायाधीश ने, गीता को राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय ग्रंथ शब्द उन्होंने यूज किया है, उसकी मान्यता दी। आप लोग जो अभी भी बोल देते हैं कोई भी राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, हाईकोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, जिसके ऊपर फिर एक पिटीशन फाइल हुई, मध्य प्रदेश में पिटीशन फाइल हुई 2011 में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार किया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। हमारे पास इस तरीके से जो ज्ञान है या जो हमारी संपदा है, कृपया सहेजिए। आपका ये प्रयास वास्तव में धन्यवाद से आगे है। मैं उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकता, मैं स्वयं आके इसको देखूंगा। प्लीज सेशन रिकॉर्ड करिएगा, प्लीज डॉक्यूमेंट करिएगा, और इस सत्र को धर्मपाल शोधपीठ से या माननीय अतिथियों के माध्यम से जितना आगे ले जा सकें, जितने लोगों तक ले जा सकें, ले जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिताभ जी। बार बार बात रामायण महाभारत पे आती है, और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिव तभी शिव हैं जब शक्ति उनके साथ है, और शक्ति धारण करने के लिए शिव का ही कंधा होना चाहिए। शक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं धारण कर सकता, यानी कि बिना शक्ति के तो शीलवान होना मजबूरी है, बिना शक्ति के शीलवान होना मजबूरी है। इसीलिए दिनकर ने लिखा था क्षमा सोवती भुजंग को। तो आप तब करुणा की बात करते हुए अच्छे लगेंगे, आप तब मूल्यों की बात करते हुए अच्छे लगेंगे जब आपको अपने मूल्यों पर भरोसा होगा। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, तब यह मजबूरी है आपकी कि आप कहें कि हम तो बस दुनिया से सब सीख ही रहे हैं। तब आप सीखेंगे ही, आखिर सिखाएंगे कब? सिखाने के लिए हमें यह करना पड़ता है कि नए नए विषयों की तरफ जाना पड़ता है, अपने टेक्स्ट की नई व्याख्याएं प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। और बार बार हम ये कह रहे हैं
हम लोग ये देखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिर में वो क्या चीजें थी जिन्होंने एक पूरे देश के भूगोल को एक मुखौटा दिया, मतलब एक आकृति दी, और उस आकृति में धर्म की भूमिका क्या धारण करने के अर्थ में थी, या वो जो मनु महाराज ने 10 लक्षण बताए कि सच बोलना और 10 लक्षण है सर, उस अर्थ में थी, या जिस अर्थ में धर्म हम समझ रहे हैं, या गांधी ने जिस आध्यात्मिकता के अर्थ में धर्म को समझा था, या जिसकी बात अमिताभ जी कर रहे थे, सबकी भूमिका क्या रही है। इसीलिए हमने जो विषय चुने हैं अपने, उसमें संगीत, नृत्य, पत्रकारिता, ये तमाम चीजें कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहा है, कैसे कोई एक बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, और बनारस के पंडों के पास कैसे आपके साथ पीढ़ी पुराना रिकॉर्ड रहता है। आप जाइए तो बता देगा कि आप इस गांव से आए हैं, आपके फलाने आए थे, पूरा रिकॉर्ड आप हैरान रहेंगे कि ये किस पद्धति के तहत है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री की कोई प्रविधि नहीं है, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि हमारे मंदिरों में इतिहास लेखन की एक पूरी प्रविधि सुरक्षित मौजूद है। दूसरी बात ये, और अंतिम बात होगी, तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा जिस पर हम बात कराना चाहते हैं कि संचार परंपराएं तकनीक ने कितनी बदल दी हैं, और क्या पूंजी का होना, यानी एक खास इंटरेस्ट का होना, उसका कुछ मूल्यों से क्लैश होता है। नए ढंग के मूल्य बनने की कोशिश की जा रही है, आपको एक आभासी दुनिया में ले जाके मूल्यों से काट के ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसको यह ना समझा जाए कि वेबिनार के बारे में बात है, ये दोनों की अंतरक्रिया कैसे है। तो आभासी दुनिया और मूल्यों का आप किस तरह से एक समन्वय बनाएंगे, इस सब पर बात करने के लिए मैं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें इस विषय पर। आदरणीय भरत शरण सिंह। काफी देर से हम लोग बैठे हैं, संचार और परंपरा की बात चल रही है। संचार में यह आवश्यक है कि हमारे शरीर की प्राणवायु और रक्त का भी संचार ठीक हो जाए। तो हम जैसे एक बोलेंगे तो हम लोग जोर से गहरी सांस लेंगे, और 2 बोलने पर उसको ओम के साथ बाहर निकाल लेंगे। 1 2। चलिए ठीक है। आज के इस समारोह के अध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, या यूं कहें सम्मानीय मंच एवं मेरे समक्ष बैठे हुए मंच से ऊपर, इससे तो सब ऊपर ही है, तो ऐसे ऑफ द डायस है, ऑन द डायस, ऑफ द डायस। काफी विस्तार से और बेहद चर्चा हुई। इसमें सब कुछ है, यानी सभ्यता, सिविलाइजेशन भी है, कल्चर भी है, कल्चरल भी है, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेडिशंस भी हैं, ह्यूमैनिटीज भी है, जिसमें पूरी सभ्यता आ जाती है। धर्मपाल पीठ जो पूरा भारत का इतिहास समेटे हुए है, रविंद्रनाथ का नाम आता है तो सभी प्रकार के संगीत, कला अपने आप में उस पर इंगित हो जाती है। अभी बात चल रही थी संस्कृति किसकी होती है, तो संस्कृति व्यक्ति की और परिवार की नहीं होती, संस्कृति भूभाग की होती है, और जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। और यहाँ यदि हम कहेंगे तो 3 बातें आती हैं, राज्य, देश और राष्ट्र। राज्य राजनीतिक इकाई है जो कभी स्थायी नहीं रहा, हमेशा अस्थायी ही रहता है। कभी किसी की सत्ता, कभी किसी की सत्ता, चाहे राजतंत्र था तब भी, आज भी पार्टी बदलती रहती है। देश भौगोलिक इकाई है, इसको भी परमानेंट स्थायी नहीं कहा जा सकता, भूभाग के ऊपर है। हमारा भारत 1937 में अलग था, 47 में अलग हो गया, भूभाग बदलता रहा, और इसके पहले अलग थी तो भूभाग पर। लेकिन राष्ट्र ये चिरंतन है, स्थायी है,
और इसकी संस्कृति स्थायी रहती है। कल्पना करिए 47 में पाकिस्तान बना और पंजाब का बहुत बड़ा भाग वहां चला गया, छोटा सा भाग भारत में रह गया। क्या 1947 15 अगस्त 47 के बाद जो पंजाब के व्यक्ति सुबह उठा होगा तो क्या उर्दू बोलते हुए उठा होगा? नहीं। उसकी संस्कृति जिस प्रकार से इधर पंजाब की है उस प्रकार से उधर पंजाब की है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आज ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया। अब जो है सब कुछ एक ही है, लेकिन क्लैश कहाँ हुआ? फेथ। फेथ जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में विकसित होता है, उसे तो कहा जाए पूरा विश्व ही वैदिक संस्कृति का था। प्रकृति पूजक, पर्यावरण, नदी, सूर्य, चांद। लेकिन जैसे जैसे इन्वेडर्स या एक्सोजीनस संस्कृति आई, कल्चर आया, उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनका प्रभाव प्रारंभ हुआ। पुराण में एक श्लोक है, हिमालयात समारंभ है यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशा हिंदुस्तान प्रसक्षते। यानी जो भूमि है हिमालय से प्रारंभ होकर के और हिंद महासागर तक, यह प्रकृति प्रदत्त या देव निर्मित देश है। देव निर्मित से तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक है, हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मनुष्य का बनाया हुआ तो नहीं है, ईश्वर की देन है, प्रकृति प्रदत्त। इस भूभाग में जो संस्कृति उत्पन्न हुई उसी को हम अंतः राष्ट्र कह सकते हैं, इंडिजिनस रूट, इंडिजिनस ओरिजिन, और इस ओरिजिन पर फेथ करने वाले इंडिजिनस फेथ, और यही रहने वाली ये सब भारतीय। पूरब उत्तर से दक्षिण का भी विषय आया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत्र संतति। इस प्रकार से समुद्र के दक्षिण, हिमालय के उत्तर का पूरा भूभाग ही यह भारतवर्ष है, जहाँ रहने वाली संस्कृति भारतीय संस्कृति है। तो इस प्रकार से यहाँ जो भी जितने प्रकार की भी कल्चर उत्पन्न हुए वो सब इंडिजिनस फेथ के हैं। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष में एक से जुनेस फेथ भी आया, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार से, वो हम सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ कल्चर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी हुआ, कहीं हम कमजोर भी पड़े। खैर ठीक है, एक अलग विषय है, वो विस्तार का विषय है। यदि बंगाल का ही उदाहरण लें तो सब कुछ एक था, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, खान पीन, वेशभूषा, भाषा, सब कुछ, लेकिन फेथ अलग अलग थे। फेथ अलग होने के कारण वो एक अलग हिस्सा बन गया। तो खैर ठीक है। एक बहुत ही समान व्यक्ति ने संस्कृति की इतनी अच्छी परिभाषा दिया, जैसे भूख लगने पर भोजन करना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना ये विकृति है, और अपने में से बचा करके दूसरे को उपलब्ध कराना ये संस्कृति है। और कालांतर में, आज से नहीं हजारों वर्षों से, क्योंकि जो समाज में बातें प्रचलन में होती हैं वही चीज लेखन में उतारी जाती है। और ये संतोष चौबे जी से ज्यादा इस बात को कौन जानेगा। तो जो भी लेखन हुआ कहीं ना कहीं हमारे प्रचलन में वो सब बातें थी। अब अपने में से निकाल करके महर्षि दधीच की बात करिए, महर्षि शिवी की बात करिए, राजा बलि की बात करिए, आखिर उन्होंने अपने में से ही तो अर्पित कर दिया और इस संस्कृति को बचाने के लिए। यदि आप बहुत मोटा मोटा अंतर देखना हो कल्चर के बारे में, आलोचना करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतिहास तो ये बताता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी भी था, जो एक पर स्त्री को पाने के लिए, विवाहित स्त्री को पाने के लिए और बरसों बरस डेरा डाले रहा। और हमारे संस्कृति में तो ऐसा कोई करता तो सबसे पहले उसकी पत्नी उस पति को अलग करती, उसकी माँ उसको कान पकड़ के 2 थप्पड़ लगाती कि तुम सोच कैसे रहे हो। लेकिन एक वो भी कल्चर, वो भी संस्कृति है। दूसरी तरफ
छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सैनिक कुछ बेगमों को उठा लेते हैं, उठा करके ले आते हैं युद्ध में, और जीतने के बाद शिवाजी उन्हीं को दंडित करते हैं, इनको साथ सम्मान जहां से लाया हो वहां छोड़ करके आओ। महाराणा प्रताप मानसिंह एक बार आखेट में उनके सैनिक घेर लेते हैं, सूचना देते हैं कि मानसिंह हमारे कब्जे में है, घेर लिए हैं, आप आइए और काम करिए। उन्होंने कहा नहीं, उनको सम्मान छोड़ो, और अब जो भी होगा युद्ध के मैदान में ही होगा। विश्व संचार भी हुआ, हमारे देश के लोगों का भी अक्रॉस यानी भारत के बाहर जाना हुआ, बाहर के लोगों का भी भारत में आना हुआ। 5वीं सदी में फायान भी भारत आए थे और पैदल यात्री थे, पाटिलपुत्र के एरिया से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे पंचायत चौपाल लगी हुई है, पंचायत लगी हुई है, और उस पंचायत में एक विवाद को हल किया जा रहा है। विवाद क्या था कि एक भूमि स्वामी ने अपनी भूमि को बेचा और क्रेता भूमि स्वामी ने उस भूमि पर निर्माण कार्य घर बनाना प्रारंभ किया। नींव की खुदाई हुई तो उस नींव से एक स्वर्ण मुद्राओं का कलश मिल गया उसको, जो मिट्टी के अंदर गड़ा था। अब इसको ये लगा कि अरे जमीन तो मैंने अभी खरीदी है, ये कलश तो उसी का है जिसके पास ये भूमि पहले थी। तो वह उस कलश को लेकर के उस पुराने मालिक के पास जाता है और कहता है कि ये आप अपना ये कलश रख लीजिए। अब ये मालिक कहता है कि अरे अब ये मेरा कलश कहाँ हुआ, अब ये तो आपकी जमीन से निकला है, ये आपका हुआ है, आपका है। तो उसने कहा अरे नहीं, आप मेरे को पाप में क्यों डालते हैं, मैंने तो इस जमीन को अभी खरीदा है और निश्चित है इस मेरे पूर्वजों के पहले से ये कलश यहाँ था। तो ये विवाद चल रहा था कि मेरा नहीं तेरा है, और वो कहता है मेरा नहीं तेरा है। और अंत में ये बात राज दरबार को जाता है और राजा फिर ये ठीक है लोक कल्याण के लिए है, ये जो है सोशल कम्युनिटिंग जिसको कहते हैं, चलो भाई गांव की राशि है, गांव के विकास में लगा दी जाए, इसे वहां मंदिर धर्मशाला तालाब विद्यालय आदि बना दिए जाए, ना इसका और ना इसका। तो ये फायान अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि ये इतनी उच्च प्रकार की भारत की संस्कृति को हमने नजदीकी से देखा। अब ये सांस्कृतिक की भी बात हुई, जिसको अपन ये कह सकते हैं एक सांस्कृतिक राष्ट्र कहें, नेशनल इंटीग्रेशन कहें कि ठीक है भारत की राष्ट्रीयता तो एक ही थी और यह भारत राष्ट्र की ही थी, लेकिन एक बात भी सच है कि राज्य बीच बीच में अलग अलग भी थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमेशा से ही एक थे। तो जैसे अंग्रेज लोग कभी ये कहते हैं मेक इन इंडिया, काफिला बसता गया हिंदुस्तान बनता गया, ये भ्रम है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही था। राज्य अलग अलग होने के बाद भी यदि आज हम कलियासोत डैम में स्नान कर रहे हैं और नहाते नहाते गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र से गंडकी, अने कहाँ गंगा है, कहाँ ब्रह्मपुत्र है, कहाँ कृष्णा कावेरी है, लेकिन हम नहा रहे हैं यहाँ भोपाल में और पूरा उनका गंगा हो, अयोध्या मथुरा माया काशी, यानी हम बैठे उज्जैन में हैं, अयोध्या का भी मथुरा का भी कांची का भी स्मरण कर रहे हैं। हमारे भागवत कथा सुननी है तो यहाँ जो है थोड़ा सा धूल कण रेत कण हिंद महासागर का होना चाहिए, कहीं बद्रीनाथ के मिल जाता और अच्छा है, रामेश्वरम के मिल जाता और अच्छा है। तो है ना, ये जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन, ये सांस्कृतिक राष्ट्र की अलग अलग राज्य होने के बाद भी हमारी भावनाएं समग्र राष्ट्र से जुड़ी हुई है। हर आदमी को लगता है कि मरने के पहले मेरी एक बार चारों धाम की यात्रा हो जाती, गंगा स्नान हो जाता, एक बार रामेश्वरम के दर्शन हो जाते, है ना। ये जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्र। अब जहां तक संचार की बात है, इनका पर्याप्त संचार भी हुआ। अभी संचार का विषय आया और बालमुकुंद जी ने भी उस चीज को काफी विस्तार से रखा है और भी लोगों ने विस्तार से रखा ही है कि किस प्रकार से वो चाहे संकेत हो, पक्षियों का उपयोग करते थे, घोड़े का उपयोग करते थे,
धावकों को उपयोग करते थे, मानव श्रृंखला का उपयोग करते थे। और संकेत अभी 500 वर्षों का एक इतिहास जो चला आ रहा था वो समाप्त हुआ। आप लोग समझ गए होंगे राम जन्मभूमि का। जब वो आंदोलन हुआ तो पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे, और ऐसे लोग भी आ गए थे लाखों की संख्या में जो भाषा ज्ञान भी नहीं रखते थे। बहुत से केरल के लोग आए। कुछ लोगों ने मुझे बताया अपना संस्मरण, कह रहे हम तो जब अयोध्या पहुंचे उसके 10 किलोमीटर दूर इतनी जोर से भूख लगी, प्यास लगी कि लगता था कि मर जाएंगे। लगा कि अब एक बहुत साधारण सा घर, झोपड़ी, और ये भी संस्कृति देखिए कि हमारे भले खाने को ज्यादा ना हो, लेकिन मेहमान आया है तो भूखा नहीं रहेगा। अब हमको भाषा मालूम नहीं है। अब पहुंचे, वो सज्जन बता रहे थे, हमने कहा बस इतना जानते थे कि अम्मा सब जगह चलता है, केरल में भी चलता है, यहाँ भी चलता है। अम्मा, अम्मा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। उसने तुरंत बढ़िया पानी भर करके लाया, पानी पिलाया। पीने के बाद उसने कहा अम्मा, अम्मा समझ गई कि भूख लगी है, इससे ज्यादा वो जानते भी नहीं। मोहम्मद ने खाना खिलाया। उसने कहा अम्मा, वो समझ गया कि थका है इस जो है, तो अब जो है वो जो है उसका बिस्तर भी कहीं लगा दी। और ये संस्कृति देखिए कि जब वो सो करके उठा तो नमक का गर्म पानी उसके पड़ोस में रखा हुआ था, एक गिलास रखी हुई थी कि आप जो थक गए हो इसको थोड़ा सा सेंक लो। तो ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति रातों रात नहीं उत्पन्न होती है, हजारों साल लगता है। सभ्यता समय समय पर आती है, जाती है। सभ्यता की बात करें, ठीक है, कभी लोग पैदल चलते थे, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रेन, एरोप्लेन, यहां तक आ गए। लोग बाग कबीले तरीके से रहते थे। कबीले से भी ध्यान आया, जिन्होंने कहा कि हमारा भारत की संस्कृति एक संस्कृति नहीं, मिली जुली, और हम जो रिच हैं संस्कृति के मामले में। ये तो अम्बेडकर जी कहते थे कि संस्कृति एक प्रमुख, एक कोई पुस्तक, ये तो कबीले की देन है। कबीला, ट्राइबलिज्म, जो एक कबीला होता है, उस कबीले का हाँ एक प्रमुख भी होता है, एक वो भी होता है, नियम एक जैसे रहते हैं, एक भाषा रहती है, एक जैसे सब रहता है। लेकिन भारत कबीला नहीं है, तो यहाँ तो ये सब रिच है। तो इस प्रकार से फिर घर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। झोपड़ी आई, खपड़ेल मकान आए, पक्के मकान आए, टावर आए, मल्टी टावर आए। इस प्रकार से ये समय समय पर के आधार पर ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता समय समय के साथ बदलती गई। लेकिन संस्कृति यानी गीता के प्रति जो सम्मान आज से हजारों साल पहले रहा होगा, आज भी है। गंगा के प्रति जो सम्मान रहा होगा, आज भी है। माँ के प्रति, गुरु के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं कि आपके पैर में बहुत ही महंगी चीज पैर लग जाए, भले चाहे वो मोती जड़ित स्वर्ण मुद्रा ही क्यों ना हो, तो आपको सहज ही कष्ट नहीं होगा, लग गया चलो ठीक है। लेकिन कहीं पुस्तक में पैर लग जाए तो अरे तुरंत अनायास हाथ चला, इसका कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। कोई हाथ में आपको कितना भी कीमती वस्तु दे तो ठीक है, आप ले लेंगे, बगैर देखे जेब में रख लेंगे। लेकिन 4 दाना प्रसाद के दे, ये प्रसाद, तो आप तत्काल दोनों हाथ, तो ना, ये एक स्वभाव बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारी ये संस्कृति है। तो इस प्रकार से एक पुरानी बात है, अनेक देशों का एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस पर एक बजट की बात चल रही थी कि किस देश में किस प्रकार से बजट बनाया जाता है, उस बजट का मूल्यांकन कैसे होता है, क्या है। तो ऐसे कई देशों में ओल्ड एज होम का बजट चलता है कि हमारे तो बहुत बड़ी राशि बजट का ओल्ड एज होम में चला जाता है। कई देशों में चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम पर इनके पर बजट चला जाता है। भारत का बात आया तो ओल्ड एज होम बजट नील, चाइल्ड केयर बजट नील। बोले अरे आपके यहाँ ये कैसे, इतना बड़ा खर्च आप लोग करते नहीं? बोले हमको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये तो अब यथा कथा विकृतियां आ गई हैं। अन्यथा हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं अपने घरों में रहते हैं, लोगों की सेवा घर के लोग ही करते हैं।
बच्चों की केयर माँ बाप ही करते हैं, इसके लिए सरकार के लिए कोई प्रावधान, कोई बजट नहीं। और इसी प्रकार से एक स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर हैं जॉन जियोस लोहमैन, और वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं। और एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मैनेजमेंट की क्लास में, एक बड़ी क्लास में उन्होंने जिक्र किया कि जिस प्रकार से ये वेस्टर्न बिगिनिंग दिखाई दे रही है, इसकी यदि कोई एंडिंग होगी तो ईस्टर्न होगी। वेस्टर्न बिगिनिंग की ईस्टर्न एंडिंग होगी। ईस्टर्न यानी भारत की सभ्यता से, भारत की संस्कृति से। और कैसा कि इन सब चीजों से यदि मुक्ति पाना है तो उसके लिए हमारे मोरल वैल्यूज ठीक होने चाहिए, हमारी एथिक्स ठीक होने चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी ठीक होनी चाहिए। और ये तीनों चीजें यदि कहीं मिलती हैं तो यह भारत में मिलती हैं। इसलिए भारत की तरफ हमको देखना चाहिए, वहां से चेक करके, और इन सभी संस्कृतियों को ठीक करना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से विश्व संचार हुआ। अनेक उदाहरण आ गए। इंडोनेशिया तो इंडिया नेस, यानी भारतीय द्वीप, नेस का मतलब होता है आइलैंड द्वीप, वो भारत के द्वीप इंडोनेशिया। और सुकरणों, यद्यपि वहां अधिकांश मुस्लिम मतावलंबी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूजा पद्धति बदलना अलग चीज है और संस्कृति और पूर्वज अलग चीज है। तो हमारे पूर्वज संस्कृति तो वही है जो हमारे पूर्वज भारत से लेकर के यहाँ आए थे। और वो कहते हैं वहां के राष्ट्रपति हुए थे सुकर्णो। उनके पिताजी इसीलिए सुकर्णो नाम रखा कि गीता में कर्ण का प्रसंग आता है और कर्ण का रोल थोड़ा सा महाभारत में निगेटिव है, तो उन्होंने उसमें सुकर्ण लगा दिया, लेकिन नाम कर्ण ही रखा। वहां सुमेर पर्वत है, वहां एयरवेज जो इंडियन एयरवेज, वहां गरुड़ एयरवेज है, और रुपए में गणेश जी की मूर्ति रहती है। सुमेर पर्वत का नाम है मॉरिशस, शिव सागर, राम गुलाम। थाईलैंड के लोग तो आज भी वहां, अयोध्या एक स्थान है जो अयोध्या का अपभ्रंश है। और आप स्मरण करिए 2 साल पूर्व जो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी और जिसमें हेलीकॉप्टर से राम लक्ष्मण सीता को उतारा गया था, तो वहां थाईलैंड की राजकुमारी, थाईलैंड की रानी आई थी। वो अपने आप को अयोध्या के वंशज मानती हैं। और तो इस प्रकार से जावा हो, सुमात्रा हो, बाली हो, और तो और हमारा एक बौद्ध है, वही जो हमने कहा इंडिजिनस फेथ, जो इस पूछे भारतीय इसके अंतर्गत आया। तो हमारे यहाँ के कुछ लोग भारत में जाकर के, भारत से बाहर जाकर के, अने चाइना जैसे, चाइना हो, कोरिया हो, थाईलैंड हो, मंगोल हो, अनेकों देश, तो वहां जो कुछ भी बौद्ध मतावलंबियों के जाने के पूर्व वहां लाओस और कन्फ्यूशियस का विचार चलता था, ताओते वगैरह। लेकिन जब बौद्ध मत गया, यहाँ के लोग वहां प्रचार के रूप में गए, तो पूरा चाइना आज बौद्धिस्ट है। तो इस प्रकार से हमारे ही इंडिजिनस फेथ का विश्व संचार भी पूरे विश्व में हुआ है। ठीक है, समय की भी सीमा है और ये तो आपका क्रम 2-3 दिनों तक भी चलने वाला है, तो फिर कभी अवसर आएगा तो अपन लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात, क्योंकि संस्कृति के नाम पर कुछ विकृतियां भी नैरेटिव के तरह तहत ये कहिए लाई जाती हैं, और यह भी सच है कि इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है। इतिहास लेखन में वास्तव में जो सही इतिहास आना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं दुर्लक्ष्य हुआ है। और कालांतर से हम भारत के लोग सब एक ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक जो समरसता होनी चाहिए वो समय के साथ हो रही है, क्योंकि वह हमारे संस्कृति का ही हिस्सा है। वेद व्यास की मां भी सत्यवती मल्लाह परिवार से थी और हमेशा से ही सब एक प्रकार से ही सब रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग योजना से किस प्रकार से संस्कृति में प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, तो भी भारत में कहीं ना कहीं सामाजिक विषमता है, इसको नकारा नहीं जा सकता।
इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, इतने विचारशील लोग बैठे हुए हैं और देश विदेश से जुड़े हुए हैं, भारत के इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच में विषय जा रहा है, तो अब समय आ गया है कि जो काल बाह्य चीज है, जो अब समय के साथ प्रासंगिक नहीं रही, उसको हम अपने प्रचलन व्यवहार से समाप्त करना चाहिए। और इसमें हमारी और आपकी खास करके मात्र शक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, उसको व्यवहार में, प्रचलन में लाना चाहिए। और अंत में जो संत रविदास की वो एक जो गीत है, प्रभु तुम चंदन में पानी, ठीक है, उसकी व्याख्या हम सब जानते हैं कि चंदन भी मस्तक की शोभा तभी बढ़ा पाता है जब वो पानी के साथ मिलाया जाए। मोती भी गले की शोभा तभी बढ़ा पाता है जब वो धागे में पिरोया जाए। तो इस प्रकार से दीपक तुम बाती, ठीक है, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से धागा और मोती मिलकर के गले की शोभा बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से पानी और चंदन मिलकर के मस्तक की शोभा बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से दीप और बाती मिलकर के इस अंधकार को दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार से यह पूरा हमारा जो भारतीय यत्र संतति, इस पूरी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सबको जोड़ने वाली है, समेटने वाली है। कहीं इसमें दुर्लक्ष्य है, विषमता है, तो इसको दूर करने की हमारी, आपकी, सबकी, इस इंटेलेक्चुअल्स की जवाबदारी है। बस इतना ही कहकर हम अपनी बात पूर्ण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अनुभवी और प्रौढ़ व्यक्ति जब किसी ऐसे जटिल विषय पर बोल रहा हो तो उनको इसलिए भी सुनना अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग जो उदाहरण देते हैं वो किताब से देते हैं, और जो अनुभवी लोग होते हैं वो जीवन से उदाहरण देते हैं, और इस तरह के उदाहरण देते हैं जो सबकी समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाले से फीडबैक आए। हम लोग तो एक तरफा डायलॉग करते हैं। आप बोल रहे थे तो लोग समझ रहे थे, उनके हाव भाव से दिख रहा था, उनके क्रियाकलाप से दिख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।